नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। आज कमोडिटी विशेष में हम बात करने वाले हैं पूरे ही बुलियन मार्केट को लेकर और डायमंड के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। हमारे साथ आज पहले मेहमान कमोडिटी विशेष में हैं, वो है विपुल शाह, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन भी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड एक अच्छी तेज़ी के बाद इस साल कई रिकॉर्ड भी हमने देखे, उसके बाद अब एक दायरे में घूम रहा है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल आगे रहेगी, किस तरह के डिमांड की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं गोल्ड को लेकर? छोटा जवाब दीजिएगा। गोल्ड मुझे तो आई एम वेरी वेरी बुलिश। गोल्ड यहाँ से जो अभी नीचे करेक्शन में थोड़ा बहुत जो आया है, जो आज इतने तेज़ी से ऊपर गया है, तो एक करेक्शन मोड में है और यहाँ पे जैसे डाउन बाय ऑन डिप सी है। तो जो अभी मेरे को लग रहा है कि गोल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स 65,000 टू 70,000। कब तक 65 टू 70 कब तक? दिवाली के टाइम पे मुझे तो लग रहा है कि ये दिवाली के समय में ये 65,000 के ऊपर खींचता होगा, दिखता जा रहा है। इस साल दिवाली तक ही 65,000 के ऊपर गोल्ड जा सकता है। डिमांड क्या इन लेवल्स पे है या लोग अभी भी उम्मीद है? क्योंकि अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी कि स्क्रैप गोल्ड काफ़ी मार्केट में आ रहे हैं। ज्वेलर्स के बाद लोग पुरानी ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं क्योंकि दाम बहुत ज़्यादा है और उस वजह से डिमांड हमने पहले क्वार्टर में देखा था, सबड्यूड डिमांड रही थी, कमज़ोर डिमांड रही थी। लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन है, तो क्या लोगों को पसंद आ रहा है ये भाव या अभी भी वो गिरावट का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आज क्या है कि गोल्ड एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है और एक है इंटरनेशनल जो सारे सेंट्रल बैंक्स आज क्या है कि उनके एसेट्स जो रहते हैं तो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। आज डॉलराइजेशन की भी वजह है, वन ऑफ द रीज़न है कि जो बाइंग आ रही है देश भरों से, तो सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रही है। तो चाइना में अभी हाल में आप देखोगे कि पेंडेमिक के बाद चाइना ने बहुत अच्छा खासा इंपोर्ट, चाइना ने भी मतलब गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा दिए। तो ये इंटरनेशनल फैक्टर के हिसाब से गोल्ड ऊपर जा रहा है। यहाँ डिमांड में जवाहरात के अंदर भी, तो आज कोई भी ग्राहक को ऐसे ही लगेगा स्टेबिलिटी रहती है तो उनके लिए भी धंधे के लिए अच्छा है। लेकिन क्या है कि गोल्ड जो इस रफ्तार से बढ़ा है तो एक जो बोलते हैं कि करेक्शन में नीचे आ रहा है, तो वो बहुत ही अच्छी साइन है। किसी को जो मौका मिल जाता है कि आज ये भाव से लेना है तो वो ऑलवेज खुशी रहेगा क्योंकि ये ऊपर ही जा रहा है। क्योंकि आज जितने सालों से आप देखेंगे तो हर एक बार गोल्ड के दाम अच्छा बड़े लगते हैं, ऊँचे लगते हैं और फिर सब लोग कंज्यूमर्स भी सेट हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं बाद में 6-7 महीने के, अरे अच्छा किया गोल्ड ले लिया। तो ये ऐसी है, ये स्टेज पे भी जो हिसाब से वो जा रहा है 65,000 70,000 की तरफ, बहुत ही कम समय में दिखेगा। बहुत ही कम समय में 65,000 से 70,000 रुपए गोल्ड आपको ज़्यादा दिख रहा है। चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी हालांकि गोल्ड के मुकाबले आउट परफॉर्म करती दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत दबाव भी, मुनाफा वसूली भी बीच बीच में आ रही है। चांदी को लेकर क्या उम्मीद करें? दिवाली तक चांदी कहाँ तक जा सकती है? चांदी भी गोल्ड की जैसे आप देखोगे तो जब भी कमोडिटीज जब भी बढ़ती है तो गोल्ड सिल्वर दोनों साथ में ही ऊपर जाती है, या थोड़ी बहुत नीचे भी करेक्शन आती है तो नीचे आती है साथ में। तो चांदी तो जो हिसाब से जा रही है वो वापस नए रिकॉर्ड बना देगी, लाख के ऊपर चला जाएगी। कब तक 1 लाख रुपए? दिवाली के अंदर चांदी तो दिख ही रहा है कि वो कंफर्म है कि 1 लाख रुपए चांदी हो जाएगी दिवाली तक? चांदी ऊपर ही जाएगी। और क्या ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो चांदी को 1 लाख तक ले? धंधा मतलब डिमांड भी बहुत अच्छी खासा चांदी में डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है, वर्ल्ड वाइड से दूसरे सारे जगह से भी चांदी की बहुत सारी अच्छी खासी डिमांड है। सरकार भी जो भी आज चांदी की जवाहरात के लिए भी जो हिसाब से पॉलिसीज वगैरह कर रही है तो वो भी बहुत हेल्पफुल कर रही है। तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो चांदी तो लग रही है कि चांदी और गोल्ड दोनों की बरकत होगी। अब आप थीम पे बात करते हैं, वो है डायमंड को लेकर, लैब ग्रोन और साथ ही नेचुरल ग्रोन। अभी मैं आपके शो में देख भी रहा था, जो यहाँ पे एक्सपो है उसमें लोगों का रुझान दोनों तरह के डायमंड के लेकर, हर तरह के कस्टमर्स हैं। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नेचुरल डायमंड ही प्रेफर करते हैं, लेकिन सरकार चाह रही है कि पैरेलली एक तरह की इंडस्ट्री जो लैब ग्रोन डायमंड के तौर पर उभर कर आए। क्या लग रहा है किस तरह का ट्रैक्शन लैब ग्रोन डायमंड को लेकर इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है? जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि दोनों इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी जगह है। दोनों इंडस्ट्री एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। दोनों इंडस्ट्री में आज मैं तो कहूँगा कि नेचुरल डायमंड है
तो ही एक लैब ग्रोन डायमंड पहनने की भी किसी को भी आज इच्छा है, क्योंकि नेचुरल डायमंड एक स्थान पे और लैब ग्रोन उसका स्थान बना रही है। तो आज जो लोग मध्यम वर्ग है, जिनको डायमंड पहनने का या डायमंड के जेवरात पहनने का एक मौका मिलता है, अफोर्डेबिलिटी कैटेगरी आती है, नए नए मतलब टीनेजर्स है जो भी है, जो उस गिफ्टिंग के लिए, तो आज लैब ग्रोन डायमंड के हिसाब से जो सजेस्ट कर रहा। और नेचुरल डायमंड की बात थी तो वो उसकी स्थान बना के रखी है। आज भी 75 to 80% जो भी आज लेवल जो लोग है वो नेचुरल डायमंड, क्योंकि वो लोग आज इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, मदर अर्थ और ये सब इम्पोर्टेंट सस्टेनेबिलिटी वगैरह, और वो भी इंडस्ट्री ग्रीन की तरफ ही है। इसलिए कहने का मतलब है कि सरकार की भी बात सही है, दोनों इंडस्ट्री प्रोग्रेस क्यों कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार को मालूम है कि 10 साल के 15 साल के बाद नए नए माइंड्स नहीं है, तो हाल उनके इतना जो बेरोजगार अपना इंडस्ट्री में इतना एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो सरकार की अच्छी सोच है कि 10 साल के बाद क्या होगा। तो आज भले इंडिया के अंदर अगर इंडिया ये स्थान में आगे पहला स्थान ले लेता है, और जो भी कारीगर, क्योंकि प्रोसेस तो सेम है, तो कारीगर के भी ध्यान में रखते हुए सरकार जी ने अच्छा कदम किया है इसको भी प्रमोशन करने के लिए। अब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ प्राइस ट्रेंड को लेकर। डायमंड के प्राइस ट्रेंड किस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की डिमांड की उम्मीद की जा रही थी उस तरह की डिमांड नहीं है। इंडस्ट्री की हालत ख़राब है, जो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, सूरत से जो रिपोर्ट आ रही है, साथ ही रूस से इंपोर्ट होने वाले जो रफ डायमंड्स वगैरह थे, उससे बने हुए डायमंड को एक्सपोर्ट को लेकर यूरोप में दिक्कत हो रही है। तो ये तमाम मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक चीज़ है, प्राइस के अंदर देखो, एक तो पूरा चीज़ डायमंड इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई बेस्ड रहती है। आज बरसों पहले सप्लाई का कंस्ट्रेंट रखा था डीबीएस, मोर देन 70% उसकी मोनोपोली थी, और वो पूरा अच्छी तरह से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा था, और तभी उसकी कीमत नेचुरल डायमंड की बढ़ी, और डायमंड इज़ फॉर एवर करके जो कैंपेन उन्होंने चलाई बहुत अच्छी तरह से चली। अभी धीरे धीरे आप देखो जाओगे तो फिर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती जाएगी सब जगह से, अलग अलग क्षेत्र में। डीबीएस अभी 35 to 38% ही डायरेक्ट अभी कंट्रोल सप्लाई करती है। तो ये सारी जब भी डिस्ट्रप्शन ये वापस ये अलग अलग लोगों के हाथ में जब बिजनेस जाता है तो थोड़ा समय लग जाता है इंडस्ट्री को एडजस्ट होते हुए। तो हाल ही डिमांड वर्ल्ड वाइड, आज डिमांड श्रिंक हो रही है, क्योंकि आज आपको मालूम है जो तेजी से यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए, तो ग्राहक लोग भी थोड़े स्लो हो गए। तो ग्राहक लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी इकोनॉमी कैसे बूस्ट होती है। चाइनीज़ इकोनॉमी अभी पेंडेमिक से बाहर आने के बाद अभी भी इकोनॉमी जितनी तरह से जो उसको बाइंग के मोड पे पिकअप होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो वो सरकार वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, और अच्छा खासा मतलब बूस्ट करने की ट्राई करिए कि भाई चाइनीज़ इकोनॉमी भी चले। तो वी आर होपफुल कि ये तो कुछ समय में मतलब जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई का जो कंस्टेंट है जिसमें मैं आपको अभी जवाब दूंगा, तो तभी भाव बढ़ता जाएगा। तो इट इज़ प्योर सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे। आई आपकी बात है अभी G7 को लेके ये सैंक्शंस जो यूरोप और यूरोपियन यूनियन और वगैरह यूएस की जो सैंक्शंस आ रही है, तो आज तकलीफ जो है वो डिमांड की है, और सप्लाई की इतनी इशू कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि आज जैसे मार्केट श्रिंक हो रहे, तो आज हमको वो हाँ आगे जाते जब भी डिमांड जब भी बढ़ रही है तो ये चैलेंज आ जाएगा कि भाई हमको सप्लाई लाने के लिए ये रूस और उसके यूक्रेन के वॉर के बीच में जो सप्लाई जो अभी यहाँ पे नहीं जा रही है, तो इंडस्ट्री सब इससे रेडी है। सब लोग के साथ इंडस्ट्री की मीटिंग्स भी हुई है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी मीटिंग की हुई है, यूएस के साथ मीटिंग की है, और बेल्जियम लोगों के साथ की है, और इंडस्ट्री एक डिस्कशंस के हम लोग काउंसिल डिस्कशन मोड पे है। और जो तरफ से सैंक्शंस आ रहे हैं तो काउंसिल ने भी मतलब हमारे मेंबर्स लोग को भी हम एजुकेट करेंगे, और उम्मीद है कि जो भी है हम लोग को वार्तालाप करके कि कम से कम हम लोग को तकलीफ कम होवे इंडियन इंडस्ट्री, क्योंकि हमने कारीगरों को, हम लोग ने ये लोगों को खास समझाया कि हमारे यहाँ जो कारीगर इतने सालों से एक कारीगर के परिवार में 4-4 जन को हमको संभालना पड़ता है, ये उनके लिए लाइवलीहुड है, और उनका लाइवलीहुड छीनने से कोई मतलब नहीं। तो मतलब सरकार का भी सपोर्ट है। ये डायमंड्स को अगर वहाँ पे नीचे आएंगे तो हम लोग सेग्रीगेट करके दूसरे नए नए मार्केट में उसको प्रमोट करेंगे। तो अब तक की बात यही निकल के आ रही है कि दिवाली तक उनका विपुल शाह जी का मानना है कि 65,000 रुपये तक सोना जा सकता है और चांदी 1 लाख रुपए तक हो सकती है। तो दिवाली को लेकर हमने कई सारे और भी एक्सपर्ट से पोल किया है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 3 हमारे साथ बड़े ज्वेलर्स भी मौजूद है। दिनेश जैन साहब है, जीजेसी के डायरेक्टर है, राजेश रोकड़े साहब है, वाइस चेयरमैन है, और ज्वाइंट कन्वीनर हमारे साथ मनोज झा हैं, और कामाख्या ज्वेल्स के एमडी भी हैं। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी आपसे शुरू करेंगे।
फेस्टिव सीज़न है, कई सारे आप लोगों के भी एक्सपो हो रहे हैं, आप लोग इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल कर रहे हैं, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। उससे पहले लोग अब जानना चाह रहे हैं कि दिवाली तक सोने का भाव क्या हो जाएगा? क्या लग रहा है, आपका सेंस क्या कह रहा है? नहीं, दिवाली तक सोने का भाव हम भी 63 टू 65 सोच रहे हैं, क्या वजह है, आपको क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, ये सीधा मानना है। मौजूदा डिमांड किस तरह की है? जो करंट भाव है 58 से 60 हज़ार के बीच में, लोगों ने जस्टिफाई कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है, या लोगों को लग रहा है कि अभी और नीचे आने वाला है भाव? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये भाव में मार्केट के अंदर अब ऑर्डरिंग की कस्टमर्स आने लगे हैं, बिजनेस में थोड़ी सी अब ग्रोथ आ रही है। लेकिन चूंकि एक महीना सावन का एक्स्ट्रा होने से फेस्टिव सीज़न थोड़ी लेट है, इसलिए मूविंग थोड़ी स्लो है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार की दिवाली 30 से 35% का इंक्रीज इस बिज़नेस में देगी, पिछले साल से या पिछले साल से। ओके, नहीं, पिछले साल से 35% ज़्यादा बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं दिनेश जैन साहब। आपसे चांदी पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजेश जी, गोल्ड को लेकर आपका व्यू क्या है? दिनेश जी कह रहे हैं 63 से 65 हज़ार रुपये, विपुल शाह जो जीजेईपीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा था कि 65 हज़ार रुपये, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, 65,000 से भी आगे जा सकते हैं। मुझे आने वाले दिनों में सोने के भाव काफ़ी तेज़ी लग रही है। उसके केवल एक ही कारण नहीं है, 2-3 कारण है। उसमें से महत्व का एक कारण ये ऐसा है कि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने आईजीएसएफ के माध्यम से सेल प्रमोट करने के लिए जो अभी इम्प्लीमेंट किया है, जो हमारा 12 अक्टूबर से 17 नवंबर तक के जो हमारा प्रोग्राम है, उसके वजह से 30% के आसपास हमारा सेल बढ़ने वाला है। और सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी, डिमांड के कारण सेल, दोनों का एक दूसरे का रिलेशंस होने की वजह से डिमांड के साथ साथ ऑटोमेटिक रेट ऊपर आएंगे, ऐसा पूरा संभावना है। यानी आपको लग रहा है जो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल होने वाला है, उस फेस्टिवल का फ़ायदा मिलेगा और हाजिर की जो डिमांड होगी वो तेज़ी से बूस्ट करेगी? अगर देखा जाए तो भले ही कंज्यूमर बाद में खरीदारी करता है, बट उसकी तैयारी 3 महीने पहले से ज्वेलर्स शुरुआत कर देते हैं। आप लेकिन अभी तक के जो डेटा है वैसा तो दिख नहीं रहा है। गोल्ड डिमांड की जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, वो फर्स्ट क्वार्टर तो काफ़ी वीक था, जबकि उसमें शादी के सीज़न भी थे और अक्षय तृतीया भी थी, लेकिन फिर भी डिमांड क्यों कम थे? देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में भी आपको बताता हूँ, आप जून को कंपेयर करेंगे, एक जून महीने को आप लास्ट ईयर और इस ईयर में, इस साल की जून में देखेंगे तो डबल का फ़र्क है, डबल ज़्यादा हुआ है उल्टा। ठीक है, एक आध महीने में अगर कम हुआ है, इससे कहीं पर भी ये नहीं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में डिमांड कम होगी। बस उल्टा ये मैं कहूँगा कि 15 अगस्त के बाद फेस्टिव सीज़न हमारा स्टार्ट हो रहा है। फेस्टिव के और बड़े फेस्टिवल्स हैं, आप दशहरा, नवरात्र, धनतेरस, दिवाली, और उसके बाद वेडिंग सीज़न भी है। तो कंटिन्यूसली एक वेडिंग सीज़न अगर ख़त्म होता है विंटर वाला, उसके बाद समर का वेडिंग सीज़न फिर से आने वाला है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले जो 3 क्वार्टर्स जो हमारे बचे हुए हैं, वो बहुत बेहतरीन जाने वाले हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, रिकॉर्ड बनती है टूटने के लिए, इस बार भी नया रिकॉर्ड बन सकता है, भाव में भी और इंपोर्ट में भी। मनोज जी, अब तक के जितने भी सारे एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि यहाँ से तेज़ी आएगी। आपको भी लग रहा है अगर तेज़ी आएगी, अगर दिवाली तक 63 हज़ार 65 हज़ार इस तरह के अगर लेवल्स दिखेंगे, तो कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो गोल्ड के प्राइस को वहाँ तक ले के जा सकता है? देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं वो बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। और अब जो ये विंटर का सीज़न है उसमें रशिया का जो वॉर का सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ और ट्रिगर पॉइंट्स आएंगे, तो वो एक इशू हो सकता है। चाइना का इशू हो सकता है। दूसरी बात, जो चाइना है वो कहीं ना कहीं रिसेशन में जा रहा है, और जो हमारा यूके है वो भी कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन में, तो वो सब कुछ ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे ओवरऑल देखने जाओ, चूँकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं यूएस में, तो वो उसको कंपनसेट कर दे रहा है। और मुझे लगता है कि अगले साल मई जून तक तो कहीं इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप लेते हो तो गोल्ड एक रेंज बॉन्ड नज़र में मुझे आता है, वो $1850 से लेके $2000 तक का रेंज बॉन्ड मुझे दिखता है। घरेलू बाजार में कन्वर्ट करें, करेंसी के फैक्टर को कांस्टेंट रख के चलते हैं। देखिए, ये एजम्पशंस है, लेकिन आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में ही करेंसी ने काफ़ी फ्लक्चुएशन दिखाया है। 82-83 के बीच में काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, लेकिन कहीं ना कहीं आप बाज़ार में 58,000 से 62,000 का रेंज देख सकते हैं। कब तक के लिए? ये दिवाली तक की रेंज है, और इन दिनों पे इसके वजह से ग्राहकी भी बढ़ेगी। और थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में चूंकि गोल्ड स्टेबल होगा तो ग्राहकी भी बढ़ेगी, लोग ज्वेलरी की तरफ और उनका झुकाव बढ़ेगा। हमारा इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल भी इसलिए उन दिनों ही किया जा रहा है, पूरे देश में एक साथ किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि उस समय गोल्ड भी स्टेबल होगा और डायमंड के प्राइसेस भी अभी स्टेबल हैं, तो गोल्ड डायमंड दोनों में ग्राहकी अच्छी होगी और मेरे हिसाब से ग्रोथ भी अच्छा आएगा। सर, ग्रोथ अच्छा आएगा तो लोग खरीदारी के लिए हमेशा पूछते हैं। जो
आप लोगों को, आप तो कारोबारी लोग हैं, आपको वो इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आम लोग यही मुझसे पूछते हैं कि किस भाव पे खरीदे, अभी खरीद ले या रुके। कई सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, क्या उनको क्या सलाह देंगे एंट्री एग्जिट के? देखिए, ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो जैसे वाइट गुड्स में आप कितने में महंगे फ़ोन खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, आपको एंट्री एग्जिट नहीं। इसमें तो ऐसा है, लग्जरी है, ये ऐसा लग्जरी है कि आप कहीं कोई भी पॉइंट पे अगर एंटर करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में वो बढ़ा के ही देगा, ये आप जान लीजिए। तो ये एक स्टेबल मार्केट है, आप ज्वेलरी खरीदी कर सकते हैं, आप उसको एज ए लग्जरी पूरे एंजॉय कर सकते हैं, और जब टाइम आएगा तो आपको अच्छे प्राइस में वो ऊपर बढ़ा के भी देगा। राजेश जी, इन्होंने तो गोल गोल जवाब दे दिया, बताया नहीं कि एंट्री कब करनी है। आप बताएंगे क्लियर कट कि कहाँ पे एंट्री करें? मैंने बोला एग्जैक्ट पॉइंट बताए, 1000 रुपये के रेंज में आप बता सकते हैं। नहीं, मैं ये कहूँगा इन्होंने गोलमोल नहीं सही जवाब दिया है। मैं भी वही जवाब दूंगा कि इसका पॉइंट एंट्री का एकदम परफेक्ट ये होता है कि जेब में जब आपके पास पैसे है, जब आपके पास लगता है कि ये मैं अमाउंट सेविंग के हिसाब से और यूज़ के हिसाब से रखूँ और मैं इस वक्त इन्वेस्ट करूँ, तो आपको 100% फ़ायदा होगा। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, ये मार्केट गैम्बलिंग के लिए नहीं है। ये जो मार्केट है इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने वाला मार्केट है। अगर आपको इसे देखेंगे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर कोई सोचता है तो गोल्ड ज्वेलरी के लिए सोचता है। तो आप इसे एंट्री और एग्जिट वाले प्लान से जब भी आप एग्जिट करेंगे, मैं 100% कहूँगा कि आपका लॉस होने वाला। इसका उदाहरण भी देता हूँ। पिछले साल इसका एंट्री पॉइंट हम लोग जब 50,000 के आसपास रेट था, तब भी हम बोलते थे कि अभी बाइंग कर लीजिए करके। आप देखिए अभी 60,000 का घर बन गया। अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज एंट्री पॉइंट, अभी ले लीजिए। एवरी डीप इज अ एंट्री पॉइंट। आप एंट्री करने का सबसे अच्छा पॉइंट यही है जब आपके पास अमाउंट है, पैसा है, फंड रहा है। लेकिन एग्जिट का पॉइंट तभी होता है जब आपको पैसे की ज़रूरत है, तब आप उसको एग्जिट करें। लेकिन उसके बाद फिर भी जिन जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री से एग्जिट लिया वो सब पछताए हैं, उन्हें नुकसान ही हुआ, ये मैं कह सकता हूँ। ओके दिनेश जी, आप इन दोनों से काफ़ी अनुभवी है, आपको क्या लग रहा है अगर कोई लोअर मिडिल क्लास शादी के लिए ज्वेलरी खरीदना चाह रहा है तो उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो वो अगर ये सवाल पूछते तो बहुत ही उनका वाजिब सवाल होता है, तो क्या सलाह देंगे? अभी खरीद ले करेंट लेवल पर? देखिए, सोना कभी भी ख़रीदा जा सकता है और ख़रीदना भी चाहिए। सोना खरीदने के लिए जो रेट देखता है वो मैं समझता हूँ गलतफहमी का शिकार करता है। सोने में भाव के फ़र्क से आपको ओवरऑल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एक आदमी 50 ग्राम सोना लेता है और 500 रुपया भी बढ़ता है, तो 500 रुपया 1 ग्राम में नहीं बढ़ता है, 10 ग्राम में बढ़ता है। तो आप 50 रुपये ग्राम के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ता है? तो ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो मैं भी सहमत हूँ कि एंट्री पॉइंट उस पर नहीं देखा जा सकता। आप जब पैसा है, जब ज़रूरत है ले लीजिए, जब ज़रूरत है तब निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ ही उसके लिए बनी है। और जब भी आप लेते हो, पहनते हो, उसको यूज़ करते हो, उसका एन्जॉयमेंट करते हो और उसके बाद उसका पैसा भी लेते हो, तो ये सेविंग का इससे बड़ा साधन नहीं है। तो डेफिनेटली आप जिस भाव में अगर आप बेचोगे उस भाव में आप पछताओगे, क्योंकि 4 to 5% का डिप्रिसिएशन जो हर साल करेंसी में आता है, उतना इंक्रीज तो गोल्ड का आना ही आना है। बिल्कुल, एक तो करेंसी डिप्रिशिएशन और दूसरा जो माइनिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो वहाँ तक पहुँचने में है, वो तो एप्रिसिएशन मिलना ही है। चलिए, गोल्ड की बात हो गई, अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी 50% इंडस्ट्रियल मेटल भी है, 50% प्रेशियस मेटल्स भी है। क्या लग रहा है गोल्ड को इस बार चांदी आउट परफॉर्म करेगी? अब तक के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमने पोल भी किया, वो लोग ज़्यादातर यही लोग मान रहे हैं कि 90,000 से 1 लाख रुपए तक चांदी जा सकती है। आपका अपना एजम्पशंस क्या कहता है, चांदी दिवाली तक कहाँ तक जा सकती है? दिवाली तक चांदी मैं भी 90 से 1 लाख रुपए सोच रहा हूँ। क्या वजह है? उसका कारण है कि लोगों का अब झुकाव चांदी में इसलिए बढ़ा है कि सोना बहुत से लोगों के लिए उनकी जो सोच और लिमिट है उससे बाहर चला गया है। तो लोग देखते हैं कि चलो हमको सोने में जो फ़ायदा नहीं हुआ वो चांदी में होगा। दूसरी बात, चांदी में पहले लोग बर्तन लेते थे, अब आर्टिफैक्ट्स लेना शुरू किए। ये एक नया बिज़नेस शुरू हुआ है, लोगों का रुझान उसमें बढ़ा है। लोग ये मानते हैं कि जिस तरह सोने में सेविंग की जाती है वैसे सेविंग चांदी में भी की जा सकती है और उसमें भी उनको रिटर्न मिलेगा। यानी चांदी को लेकर कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि चांदी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। जो यूजेज है, जो घर के यूटेंसिल्स, कुकवेयर वगैरह में जो इस्तेमाल पहले नहीं होते थे, अब मिडिल क्लास फैमिली तक वो पहुंच चुकी है। बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल, फोटो फ्रेम हो, घड़ियाँ हो, ग्लास हो, तमाम चीज़ें अब धीरे धीरे छोटे घरों में भी इस तरह के चांदी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, चांदी के लिए बड़े ट्रिगर क्या है और दिवाली तक चांदी कहाँ जा सकती है? चांदी तो वैसे भी अभी 75,000 के आसपास का घर है, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा, मतलब देखा जाए तो 1 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख मुझे लगता है कि उससे 80 और 85 और 90,000 के आसपास बहुत जल्दी आपको इसी दिवाली अगर रेट दिख जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पीछे रीज़न भी है, डिमांड केवल अभी आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्रियल डिमांड ही है
या डोमेस्टिक मार्केट में जो यूटेंसिल्स बिकता है उसके वजह से। लेकिन आपको एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि हमारे पास आज युवा वर्ग काफ़ी है और वो फैशन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और फैशन ज्वेलरी बजट में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से सिल्वर में काफ़ी जो ऐसी डिज़ाइन जो गोल्ड में बनती थी, तो उन्होंने भी अभी सिल्वर में बनाना शुरू कर दिया। इस वजह से जो उसकी जो कॉस्ट होती है, मटेरियल कॉस्ट, वो काफ़ी कम आ गई है। तो इस वजह से भी फैशन ज्वेलरी और ऐसी कई ज्वेलरी है जो गोल्ड के हूबहू बनती है, तो सिल्वर में वो एक अलग सेगमेंट रेडी हो गया है। इस वजह से भी ये डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। इसे गरीबों का सोना भी कहा जाता है। छोटे शहरों में जिस तरह की उसकी डिमांड रहती है। हालांकि मैं आपसे चांदी से सवाल नहीं करूंगा, चांदी पर आपसे सवाल मैं करूंगा डायमंड को लेकर। अफोर्डेबल सेगमेंट की बात कर रहे थे कि चांदी अफोर्डेबिलिटी की वजह से छोटे शहरों में काफ़ी इसकी डिमांड रहती है। लेकिन एक और सेगमेंट है जो पैरेलली एक और इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। नेचुरल डायमंड के साथ साथ लैब ग्रोन डायमंड का मार्केट हो गया है। उसके रीसेल वैल्यू की सबसे बड़ी दिक्कत है, और दूसरा उसके सर्टिफिकेशन को लेकर भी, क्योंकि जो रीसेल वैल्यू अब तक के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि रीसेल वैल्यू उस तरह की मिल नहीं रही है। एज ए मैन्युफैक्चरर क्या लग रहा है, ये एक बढ़िया इंडस्ट्री है, ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है और लोगों को इस तरह भी खींचा जा सकता है? लैब ग्रोन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, लैब ग्रोन डायमंड एक का जो इंडस्ट्री है वो एक अलग ही पिलर उसका खड़ा हो रहा है। उसको आप नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री से कहीं भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दोनों की प्राइसिंग भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए लैब ग्रोन अगर वही लोग पहनते हैं जनरली जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं नेचुरल डायमंड के लिए, तो लैब ग्रोन ज्वेलरी जनरली 90% ऐसे ही लोग, मुझे ऐसा पर्सनल मेरा व्यू है कि वैसे ही लोग उस तरफ जाएंगे। और अभी भी इंडिया में तो उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है भी तो थोड़े बड़े डायमंड्स जो बहुत कॉस्टली हैं, 20 लाख 25 लाख 30 लाख के डायमंड है, वो सस्ते में अगर लैब ग्रोन में आ रहे हैं तो लोग पहन रहे हैं। नॉर्मल ज्वेलरी जो है वो नेचुरल है। और देखिए, नेचुरल डायमंड नेचुरल है, हीरा सदा के लिए है, वो नेचुरल डायमंड है। लैब ग्रोन जैसे इससे पहले भी आप देखे होंगे कि इमिटेशन ज्वेलरी है, मोजोनाइट आई, सरोस्की आई, बहुत सारी ज्वेलरियाँ हैं, सबका अलग अलग सेगमेंट है। तो एक ये अलग प्लेयर इसके लिए। लेकिन जो एक क्लास है, जो लोग रियल ज्वेलरी पहनते हैं, रियल डायमंड पहनते हैं, वो हमेशा रियल डायमंड ज्वेलरी ही पहनेंगे और उसमें कोई कंपैरिजन नहीं। दोनों का मार्केट अपने आप ग्रो होगा, लैब ग्रोन डायमंड मार्केट अपने आप ग्रो होगा। जहाँ तक रीसेल वैल्यू की बात है, तो लैब ग्रोन जो खरीदते हैं वो ये सोच के जनरली नहीं खरीदते हैं कि उसका रीसेल क्या मिलेगा। लेकिन जो नेचुरल डायमंड खरीदते हैं वो ये सोचते हैं कि आज मैं पहन भी रहा हूँ, लेकिन 10 साल बाद इसकी मेरे को अपग्रेडेड वैल्यू मिलेगी, उसका रीसेल पॉइंट मिलेगा। तो दोनों के सोच में फ़र्क है सर। इसलिए आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम। जहाँ तक आपकी चांदी की बात है सर, चांदी में भी मैं नहीं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप 90,000 और लाख रुपए की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिवाली तक ऐसा कुछ हो पाएगा। डेफिनेटली वो गोल्ड के तरह के भाई की तरह जैसा गोल्ड मूवमेंट होगा वैसा चांदी का भी मूवमेंट होगा, लेकिन थोड़ा आउट परफॉर्म जरूर करेगा गोल्ड के सामने चांदी। और यहाँ से मैक्सिमम एक 7-8% का ग्रोथ आप मैक्सिमम चांदी में दिवाली तक देख सकते हैं। उससे ज़्यादा का मुझे कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रहा। 5-10% का ग्रोथ देख सकते हैं, लेकिन हालांकि वो भी एक नया रिकॉर्ड, उस 10% की ग्रोथ में नया रिकॉर्ड चांदी बना सकती है। आपसे अब आखिरी सवाल होगा, क्या लैब ग्रोन डायमंड जो डायमंड इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ का इंजन, नया ग्रोथ का इंजन साबित हो सकती है क्या? नहीं, लैब ग्रोन डायमंड एक अपना अलग मार्केट बनाएगा। वो डायमंड इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ का रीजन नहीं बन सकती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग होता है और उसके हर एक के अपने अपने क्लाइंटल होते हैं। लेकिन लैब ग्रोन का भविष्य मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो जेन जी ग्रुप जो ज्वेलरी से बाहर जा रहा है, उनको ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाने के लिए लैब ग्रोन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। यानी लैब ग्रोन का जो मार्केट है वो तेज़ी से बड़ा होगा आने वाले समय में, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, साथ ही एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट भी है और जिस पर सरकार का भी फोकस है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, लेकिन जाते जाते आपको हमने एक्ट्रेस भाग्यश्री से भी बात की थी, उन्होंने क्या कहा है बुलियन मार्केट को लेकर, गोल्ड उनकी क्यों चॉइस है और एसेट क्लास के तौर पे वो गोल्ड को कैसे देखती हैं, वो भी सुन लेते हैं। मैम, ज्वेलरी में खास करके अगर गोल्ड की बात करें तो आप इसे कैसे देखती हैं? कि एसेट क्लास के तौर पे देखती हैं या शो ऑफ के लिए, फ्लॉन्ट के लिए पहनना, किस तरह से, एक फीमेल, या आपको लगता है कि नहीं एक एसेट क्लास है ये? देखिए, गोल्ड आज से नहीं, हमेशा से एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही माना गया है। आई थिंक डाउन द एजेस, जैसे एक लड़की की शादी होती है तो माता पिता पहले गोल्ड दे देते हैं कि भाई ये तुम्हारी सिक्योरिटी रही। तो तब से आज तक आई थिंक वो एक बेसिक तो हमेशा रहा है। जहाँ लड़की की शादी होती है तो ज्वेलरी तो हम देते ही है, पर अब
आई थिंक गोल्ड एज अ कमोडिटी विल रिटेन, क्योंकि बेसिकली दूसरे रेप्लिकाज तो हो सकते हैं लेकिन गोल्ड का रेप्लिका अभी तक तो नहीं हुआ, सो इट्स सॉलिड। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग आप करती होंगी, बहुत साल कैमरे से आप दूर रही हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो गोल्ड का कितना हिस्सा होगा? जी, अभी फाइनेंशियल प्लानिंग में डिस्कस करूं कि शॉपिंग डिस्कस करूं? आपने कहा कि एसेट क्लास है, तो एसेट क्लास को तो लोग पोर्टफोलियो के तौर पे देखते हैं, तो पोर्टफोलियो में आपका कितना हिस्सा होगा? अगर एक बॉल पार्क फिगर आप बता दी, कितने परसेंटेज आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखती होंगी? वेल, अभी तो बेटी जवान हो रही है तो पोर्टफोलियो से निकल के अभी शॉपिंग में आने वाली है, सो आई थिंक well, it's divided into stocks, it's divided into property, and it's divided into jewelry. So these are your main three assets, as you say you keep on. आप जब शुरुआती दौर में आपने गोल्ड खरीदा होगा, आपको कभी भी ऐसा लगा होगा कि आज इसकी वैल्यू इतनी हो गई है, और वाकई एक शानदार जर्नी रहा है गोल्ड के प्राइसेस का, वो जर्नी अब आपके गोल्ड में जो आपने खरीदा होगा इतने सालों में, वो कोई एक जब आप मेरी बात करते हो तो मैं जब खरीदती हूँ ना, मैं रीसेल वैल्यू के हिसाब से नहीं खरीदती हूँ, मैं इसलिए ज्वेलरी खरीदती हूँ ताकि ये पहनकर मुझे अच्छा लगे, सो आई बाय ज्वेलरी फॉर दैट. But I feel that jewelry is a very important part for every woman, and it becomes her investment. So that is important. लेकिन अभी दौर बदल चुका है, and jewelry is not only for the women. Many men also love to wear jewelry. ओके, मैं अगला सवाल इस पे ही करने वाला था। जिस तरह से लोगों के चॉइसेस बदल रहे हैं, जिस तरह की बाइंग, इम्पल्स बाइंग है, वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, वाइट गुड्स वगैरह की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि एसेट क्लास के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, ज्वेलरी के तौर पे फ्लॉन्ट या शो ऑफ के लिए भी देखा जाता है, तो दोनों तरह की चीज़ें आपको पूरी होती है। लेकिन आप फ़ोन खरीदते हैं, घड़ी खरीदते हैं, या कोई भी चीज़ें, जो नई गाड़ी, नए बाइक खरीदते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगी? किस तरह के इन्वेस्टमेंट वो करें, या जो कर रहे हैं वो आपको भी पसंद है? देखिए, गोल्ड इज़ नॉट जस्ट विद इन इंडिया, गोल्ड इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हो या एक बाइक, जैसे आपने कहा बाइक खरीदते हो, या ये सारी चीज़ विद इन इंडिया आप बेचो तो फिर ठीक है. बाइक लेके आप परदेश तो नहीं जा सकोगे बेचने के लिए, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रीसेल वैल्यू. लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप ये देश छोड़कर अगर कहीं और भी बसना चाहो तो वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप लेके जा सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आपने ज्वेलरी इंडस्ट्री की पूरी वॉइस सुनी कि उनका मूड क्या है. हमने मूड चेक करने की कोशिश की थी कि गोल्ड दिवाली तक क्या हो सकता है, चांदी दिवाली तक क्या हो सकती है. तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगी, और गोल्ड को लेकर 65,000 और 90,000 से 1 लाख रुपए तक के भी टारगेट चांदी में आ रहे हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जिनको लगता है कि भाव उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन 5 से 10% की तेज़ी की उम्मीद यहाँ से भी लग रही है. तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं. तो कमोडिटी विशेष की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ. नमस्कार.